तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज हम 23 मार्च से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और दोस्तों साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। 22 मार्च को मनाया गया बिहार दिवस। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है। इस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, क्योंकि इस दिन बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है फिनलैंड। ठीक है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है, भारत जो है 136वें स्थान पर है। किस आईआईटी संस्थान के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? दोस्तों ये किया गया आईआईटी मद्रास में। ठीक है। डिलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? दोस्तों ये रही वॉलमार्ट आईएनसी। ठीक है दोस्तों, डिलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष कंपनी रही, टॉप पर रही वॉलमार्ट आईएनसी। ठीक है। किस स्पेस एजेंसी ने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया? दोस्तों ये किया है नासा ने। ठीक है, नासा ने हाल ही में अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है। किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? दोस्तों ये किया है चीन ने। चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए लेजर हथियार विकसित किया है। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू हुई? दोस्तों ये शुरू हुई है भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 21 मार्च को। ठीक है। वन दिवस, जंगल दिवस भी कहा जाता है इसे बनाया गया है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? दोस्तों ये रखा गया फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, क्या रखा गया है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है। लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 21 मार्च को। ठीक है दोस्तों, नस्लीय भेदभाव दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 21 मार्च को मनाया गया है। वर्ष 2022 में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रखा गया? तो उसमें रखा गया वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है दोस्तों, वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए। पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती कौन सी बार? 8वीं बार। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है पंकज आडवाणी ने। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे। दोस्तों अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ठीक है, इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो तैयार किया है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है दोस्तों, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों ये चुना गया है ऑप्शन ए कुलतार सिंह संधवा को। ठीक है दोस्तों, कुलतार सिंह संधवा को पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। आम आदमी पार्टी आप के 2 बार के विधायक कुलतार सिंह संधवा को हाल ही में सर्वसम्मति से 16वीं पंजाब, ठीक है दोस्तों, 16वीं पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में संधवा के नाम का प्रस्ताव रखा था। संधवा आपकी किसान शाखा के अध्यक्ष हैं और खेती से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक कुलतार सिंह संधवा का बारे में कुछ फैक्ट थे। इन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, वो भी 16वीं। ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? ठीक है दोस्तों, तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। किसने? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। कार्लोस सेंज जूनियर फेरारी स्पेन इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, यह 2022 की पहली फार्मूला 1 रेस थी।
ठीक है दोस्तों, जो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट है, ठीक है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये 2022 की पहली फार्मूला 1 रेस थी। ठीक है, इसे किसने जीता? इसे जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ फैक्ट है, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है दोस्तों, इसे दोहराता हूँ सवाल में, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड भारत का पहला राज्य है जिसने पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित किया है। ठीक है, इसको याद कर लिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है। अब जानते हैं नागालैंड के बारे में कुछ फैक्ट। नागालैंड राष्ट्रीय विधानसभा एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेवा एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। अब जानते हैं नागालैंड राज्य के बारे में। ठीक है, नागालैंड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? रियो। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धुलिया। यहाँ पर लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1। राज्यसभा के लिए भी 1 सीट आरक्षित है दोस्तों। और दोस्तों विधानसभा के लिए यहाँ पर 60 सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट थे, आप इसको याद करके चलिए। मुख्यमंत्री रियो है, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। लोकसभा के लिए 1 सीट, राज्यसभा के लिए भी 1 सीट और विधानसभा के लिए 60 सीट आरक्षित है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन ए 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाई गई है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पी वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है दोस्तों, लेटेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट। मानवता के सबसे बहुमूल्य रूपों में से एक सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति और पहचान को दर्शाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च को जो है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। ठीक है दोस्तों, महानिदेशक है ऑड्रे अजोले। स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 लंदन में। ठीक है दोस्तों, विश्व कविता दिवस के बारे में कुछ फैक्ट थे, आप इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेते हैं अगला प्रश्न। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन बी 21 मार्च को। ये भी 21 मार्च को ही मनाया गया दोस्तों, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ठीक है, 2022 का 21 मार्च को बनाया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट। हर साल 21 मार्च यानी आज के दिन, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च जो दोस्तों, इसको हम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाते हैं। डाउन सिंड्रोम एक गंभीर जेनेटिक रोग है। ठीक है, और ज़्यादातर बचपन में ही व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक रोग है दोस्तों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है, आनुवंशिक रोग है, और बचपन से ही ये व्यक्ति में जो है अपना प्रभाव शुरू कर देता है। इस रोग को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस रोग का दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, जो कि इसका मेडिकल नाम है। ठीक है, इस वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या थी? समावेश का मतलब। ठीक है दोस्तों, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या थी? समावेश का मतलब, और इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे? इंक्लूजन मीन्स। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में आता है तो लिखिए, इस पर टिक करिए, इंक्लूजन मीन्स, इसको याद कर लीजिए। और हिंदी में अगर आता है तो समावेश का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आप याद करके चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे को पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम जो डे है इसे हमने पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 में मनाया था। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के बारे में, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेते हैं अगला प्रश्न।
मार्च 2022 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले तूफान का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो तूफान आया है, ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले तूफान का नाम के बारे में पूछा जा रहा है। इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए आसनी। ठीक है दोस्तों, जो आसनी है ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला तूफान है और इसका नाम है आसनी। और ये जो आसनी नाम दिया गया ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका जो नामकरण किया है वो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। इसको आप याद करके चलिए। देखते इसके बारे में कुछ फैक्ट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोन आसनी से अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार यह चक्रवात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ेगा और बांग्लादेश उत्तरी म्यांमार के तटों पर पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ फैक्ट थे ये। देखते हैं अगला प्रश्न। नवरोज किस समुदाय का नया वर्ष है? दोस्तों ये जो नवरोज जो है किस समुदाय का नया वर्ष है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए पारसी। ठीक है दोस्तों, पारसी समुदाय का जो नया वर्ष है वो नवरोज है। ठीक है, नवरोज मनाते हैं पारसी समुदाय के लोग। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। नवरोज पारसी समुदाय का न्यू ईयर है। वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत 21 मार्च से हो रही है। नवरोज दो पारसी शब्दों नव और रोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नया दिन। ठीक है दोस्तों, पारसी समुदाय की मान्यता के अनुसार नवरोज फारस के राजा जमशेद की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसकी याद में? फारस के राजा जमशेद की याद में मनाया जाता है नवरोज। इसमें कुछ और फैक्ट। करीब 3000 साल पहले पारसी समुदाय के योद्धा जमशेद ने पारसी कैलेंडर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जो जमशेद थे पारसी समुदाय के योद्धा, उन्होंने पारसी कैलेंडर की स्थापना की थी। पारसी लोग इसे शहंशाही कैलेंडर भी कहते हैं। नवरोज़ वसंत ऋतु के दिन मनाया जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्किप मत करिए, देखते रहिए। ऐसा माना जाता है कि जमशेद ने दुनिया को एक विनाश से बचाया था जो सर्दी के रूप में इंसानों की जान लेने आई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे कुछ नवरोज़ के बारे में, आप इसे याद करके चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करते रहे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, बड़ी मेहनत से मैं तैयार किया आपके लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 21 मार्च 2022 को CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उन्हें किया गया है ऑप्शन बी पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है CDS जनरल विपिन रावत जी को। ठीक है दोस्तों, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको याद करके चलना है, पद्म विभूषण CDS जनरल विपिन रावत जी को दिया गया था। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण मरणोपरांत से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल विपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को इसका पुरस्कार दिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया था। पद्म पुरस्कार पाने वालों में कुल 28 लोग शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, कुल 28 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। इनमें 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 4 को दिया गया पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, 4 पद्म विभूषण विजेताओं के नाम दोस्तों इस प्रकार है। CDS जनरल विपिन रावत, मरणोपरांत दिया इन्हें। BJP नेता कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया है। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका और शास्त्रीय संगीत के लिए मशहूर प्रभा अत्रे का नाम भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो 4 पद्म विभूषण है वो विजेताओं के नाम इस प्रकार थे। CDS जनरल विपिन रावत, BJP नेता कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका और शास्त्रीय संगीत के लिए मशहूर प्रभा अत्रे। ठीक है दोस्तों, ये 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, इसको याद करके चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों ये शुरू हुआ है ऑप्शन बी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट।
सूरजकुंड शिल्प मेला 2022 फरीदाबाद में शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 19 मार्च से। उसका समापन कब होगा? 4 अप्रैल को। साझेदार राज्य कौन सा है इसमें? जम्मू कश्मीर। कितने देश हिस्सा लेने वाले हैं? तो 20 देश हिस्सा लेने वाले हैं। और भागीदार देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट इसको आप याद करके चलिए। सूरजकुंड शिल्प मेले से संबंधित 2022 जो कि फरीदाबाद में होने वाला है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव या डोल जात्रा, जिसे हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, इसे पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट। पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया है, जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का सबसे अंतिम त्यौहार भी है। ठीक है दोस्तों, बंगाली कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का अंतिम त्यौहार है। कौन सा? डोल जात्रा या डोल उत्सव। ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में वसंत का त्यौहार डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव और वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार दूसरों पर गुलाल या अबीर फेंककर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाकर और नृत्य करके मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे डोल जात्रा से संबंधित। ठीक है, इसे हम डोल उत्सव भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, और ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे डोल यात्रा से संबंधित। जानते हैं कोलकाता के बारे पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट इसके। दोस्तों कोलकाता जो राजधानी है किसकी है? पश्चिम बंगाल की है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए जयती घोष को। ठीक है, ऑप्शन ए जयती घोष को जो है संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जयती घोष की है। ठीक है, ये जयती घोष की तस्वीर है दोस्तों, जो कि इन्हें नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। संयुक्त राष्ट्र यूएनए के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयती घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रभावी बहुपक्षवाद पर 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सह अध्यक्षता लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सरलीफ और पूर्व स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जयती घोष मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और वह पहले अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे जयती घोष के बारे में। लेते हैं कुछ और प्रश्न। ऑटो फर्स्ट ऐप कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? ठीक है दोस्तों, ऑटो फर्स्ट ऐप जो ऐप है ये कौन सा बैंक लॉन्च करने वाला है? दोस्तों ये करेगा ऑप्शन ए HDFC। HDFC ने क्या किया अभी हाल ही में? ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। जानते कुछ इसके बारे में। HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। HDFC बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, ये ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने वाला है, साथ में ही स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम भी शुरू करने वाला है HDFC। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं HDFC बैंक के बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों जो HDFC बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना इसकी कब हुई थी? अगस्त 1994 में। CEO कौन है इसके? शशिधर जगदीशन और अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। HDFC के बारे में है दोस्तों ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। CEO शशिधर जगदीशन है और अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए फ्रांसीसी कैरे। प्रित्जर पुरस्कार 2022 का इन्होंने अवार्ड जीता है और ये पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसीसी कैरे। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये फ्रांसीसी कैरे के हैं। ठीक है, पहले अफ्रीकी बने हैं ये प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले।
लेते हैं कुछ फैक्ट इनके बारे में। फ्रांसीसी केरे प्रिज़कर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। आर्किटेक्ट, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया है। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। केरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांसीसी केरे है ये पहले अश्वेत वास्तुकार है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रिज़कर वास्तुकला पुरस्कार उन वास्तुकारों को दिया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है। 2021 में यह पुरस्कार फ्रांसीसी आर्किटेक्ट एनी लेकाटन और जीन फिलिप वासल के पास गया था। ठीक है, 2020 में क्राफ्टन आर्किटेक्ट के शैली मैकानामारा और येवन फेरेल को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, 20 में इन्हें दिया गया और 21 में इनको दिया गया था, एनी लेकाटन और जीन फिलिप वासल को। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे प्रिज़कर पुरस्कार संबंधित। इतना अगला प्रश्न, किस जहाज को कमीशन किया गया दोस्तों? ये किया गया है ऑप्शन ए सक्षम को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में सक्षम जहाज को जो है कमीशन किया गया है गोवा से। ठीक है, जान इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने भारतीय तटरक्षी जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सक्षम को कमीशन किया है। गोवा में 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV वर्ग की श्रृंखला में ये 5वां है। 5 ICGS में से पहले 4 जो 2020 में पहले ही चालू हो चुके हैं। ठीक है, ICGS सचेत प्रथम है, ICGS सुजीत दूसरा, ICGS सार्थक तीसरा और 2021 में ICGS सजग चौथा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ICGS जहाज़ ये पहले चालू हो चुके थे, अभी 5वां किया गया है जिसका नाम क्या है सक्षम। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 105 मीटर OPV का डिज़ाइन और निर्माण किया जो उन्नत तकनीक, नेविगेशन और संचार प्रणाली, सेंसर और मशीनरी से लैस है। ठीक है दोस्तों, तो जो फैक्ट है इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जानते इसके बारे में, कोस्ट गार्ड के बारे में। दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? 18 अगस्त 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली और महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आप याद करके चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेते हैं अगला प्रश्न, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है ऑप्शन ए विश्व जल दिवस। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च को हमने विश्व जल दिवस मनाया है। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? पानी के महत्व को उजागर करना। ठीक है दोस्तों, पानी के महत्व को उजागर करना इस दिन का उद्देश्य है। इसका उपयोग पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए किया जाता है। विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इंग्लिश में क्या है? ग्रैंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी में आता है तो आपको ये याद करके चलना है, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इंग्लिश में आपको ये याद करके चलना है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है दोस्तों, तो ये थीम थी विश्व जल दिवस 2022 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके चलिए। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार 1992 से है, जिस वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। ठीक है दोस्तों, 1992 में इसकी धारणा स्थापित की गई थी, विचार आया था मन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। इसे 1993 में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे विश्व जल दिवस से संबंधित, जिसे आप याद करके चलिए दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन फैक्ट के साथ। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसका आप PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका हमने लिंक दिया हुआ है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।